नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT शॉर्ट्स। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग बात कर रहे हैं वो स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें भी हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश राज का जो तिब्बत के साथ और अफगानिस्तान के साथ संबंध रहा और संघर्ष रहा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, चलिए तो पहले हम लोग क्यों मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आपको मैं उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेडिएवल भी नहीं पढ़ा, एंशिएंट भी नहीं पढ़ा, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री इतना ज्यादा क्यों। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देखेंगे, आप एनालाइज करेंगे, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है, खासकर बीपीएससी का आप देखेंगे तो ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से पूछते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से इतना क्वेश्चन रहता है। 5 से 10 क्वेश्चन आपको मेडिएवल से या 5 क्वेश्चन आपको एंशिएंट से पूछता है। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि 25 नंबर आपको यहाँ से मिल सकते हैं। 25 मतलब जितने भी एक क्वेश्चन के ऊपर नंबर होते हैं, मतलब 25 क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि यहाँ से पूछा जाता है। ठीक, बेसिकली सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है ना, वो 1857 के बाद का जो दौर है, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम होता है पहला, उसके बाद। लेकिन हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए जानना चाह रहे हैं क्योंकि अगर मैं एकदम से 1857 से स्टार्ट कर दूं ना, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। मतलब आपको लगेगा एकदम पीछे का तो ब्लैंक लगेगा कि ये कहाँ से कहानी स्टार्ट हो गई, मतलब अंग्रेज कहाँ से आ गए, इस तरह की चीजें क्यों हो गई, अंग्रेज का मतलब हमारे ऊपर इतना कब्जा कैसे हो गया। इसीलिए थोड़ा बैकग्राउंड में जाके जो है इन कहानियों को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और देखना जरूरी भी है। ठीक, तो अभी जो हम कहानी की बात करने वाले हैं वो तिब्बत के साथ संबंध और अफगानिस्तान के साथ संबंध जो हुए, ठीक है, पड़ोसी देशों के साथ अंग्रेजों के, उसके बारे में। इससे पहले हम लोगों ने नेपाल और बर्मा और भूटान के साथ जो संघर्ष हुआ और जो भी संबंध रहे, ठीक है, रिलेशन बने, उसके बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, जो भी लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो वो जरूर जाके वो वीडियो देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से नोट्स वगैरह बना लेंगे थे। ठीक है, तो आज हम ब्रिटिश राज के दौरान भारत की 2 अहम सीमाओं यानी तिब्बत और अफगानिस्तान पर ब्रिटिश नीतियों और उनके साथ जो भारत के संबंध रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये जानकारी उन छात्रों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो भारतीय इतिहास और ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को समझना चाहते हैं। ठीक है, साथ में जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक, तो इसको बहुत ही आराम से विस्तार से समझेंगे। ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे ताकि कोई भी चीज जो है अधूरी ना लगे। ठीक, तो पहले हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं तिब्बत से संबंधों की जो शुरुआत हुई थी उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होती है वैरेन हेस्टिंग्स के समय से। ठीक, अब कौन सा काल था उनका, ठीक है, कौन सा समय था, तो 1774 से लेके 1775 का काल। ठीक है, मतलब इस बीच की कहानी है, यहां से स्टार्ट होता है तिब्बत के साथ। उस समय क्या था, वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो गवर्नर जनरल था। ठीक है, हेस्टिंग्स ने जॉर्ज वॉलगले को सबसे पहले जो है भेजा। कहाँ भेजा, वो उन्होंने कहा कि जाओ तुम लहासा जाओ। ठीक, लहासा जो थी वो तिब्बत की राजधानी थी उस समय। ठीक, तो लहासा भेजा कि जाओ तुम उनके दरबार में जाओ और तुम मेरा प्रतिनिधि मंडल लेके जाओ। ठीक है, और तुम्हारे नेतृत्व में जाएगा और ये एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल होगा। ठीक है, जो वहां पे व्यापार के सिलसिले में बात करेगा कि वहां पे मंजूरी मिल जाए व्यापार करने के लिए। ठीक, तो वो गया, बातचीत किया, बातचीत करने पे जो है कोई सोल्यूशन नहीं निकला। ठीक है, मतलब वहां पे उनको मंजूरी नहीं मिली। अब इसके बाद जो है फिर से ट्राई किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1783। ठीक, 1783 में हेस्टिंग्स ने सैम्यूल टर्नर को भेजा। ठीक, बोला कि अब तुम जाओ, ठीक है, लहासा जाओ, देखो पहली बार तो भेजे कुछ निकला नहीं, अब तुम जाके देखो कुछ निकल जाए। ठीक, तो वो उसके बाद करने से भी कुछ नहीं निकला। ठीक है, कोई बात ही नहीं हो पाई, वहां पे कुछ बात बन ही नहीं रही है कि वहां पे व्यापार स्टार्ट किया जाए। अब इसके बाद जो है कंपनी ने यानी ब्रिटिश एम्पायर ने एक और प्रतिनिधि मंडल भेजा। ठीक है, जिसका नाम था मेतेंग, उसके नेतृत्व में भेजा। वो भी लहासा गया। ठीक, दलाई लामा से मिला भी, दलाई लामा जो वहां के मतलब थे, समझिए एक तरह से लीडर। ठीक, तो उनसे मिला, लेकिन ऐसा कुछ जो है हुआ नहीं, फिर से उनको मंजूरी नहीं मिली। अब धीरे धीरे जो है ब्रिटिश तिब्बत में घुसपैठ करने लगे। वो मतलब अब तो मंजूरी मिल नहीं रही है सामने से, तो वो मतलब छुप छुपा के जाने लगे और व्यापार करने लगे। ठीक, अब 1783 तो गुजर गया, बाद में मतलब काफी टाइम गुजर गया। अब आता है मतलब 19वीं सदी का 1885। ठीक है, 1885 से लेके 1886 का टाइम। अब इस टाइम में जो है चीनी सरकार ने क्या कहा कि ब्रिटिश व्यापारिक मंडल को बोला कि ठीक है तुम लोग आओ। ठीक, और तिब्बत में हम
बात करते हैं, ठीक है, हमारा प्रभुत्व जो है, हमारा प्रभाव बढ़ रहा है तिब्बत में, कंट्रोल कर रहे हैं, तो तुम लोग आओ फिर व्यापार करो यहाँ पे, ठीक है। तो अनुमति मिल गई। अब अनुमति मिल गई तो यहीं से अंग्रेजों को जो है मौका भी मिल गया। अब उसने क्या किया, अपने आप को वहां पे जमाना, तिब्बत में जमाना स्टार्ट कर दिया अंग्रेजों ने। अब आता है टाइम लॉर्ड कर्जन का, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन, 19वीं सदी चल रही है, 19वीं सदी तक चीन का प्रभाव जो है, कंट्रोल जो है वो तिब्बत पे बढ़ने लगा। लेकिन बाद में तिब्बत ने क्या किया कि अपनी आजादी के लिए कोशिश करने लगे वो चीन से। अब दलाई लामा ने खुद को एक शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित कर लिया था 19वीं सदी तक। चीन के प्रभाव को यानी इम्पैक्ट को, कंट्रोल को खत्म करने के लिए दलाई लामा ने रूसी प्रभाव को बढ़ने दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे, अगर मैं मैप दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, मैप दिखाता हूं, ठीक। मैप, ये वाला मैप देखेंगे, ठीक। चीन, और ये आप देख रहे हैं ये जो एरिया है ये चीन का एरिया है, ठीक है, पहले से मैंने मार्क करके रखा है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये तिब्बत का एरिया है। और चीन के ऊपर का अगर आप एरिया देखेंगे, मंगोल, ये सब जो है वो आप जो है समझिए कि पूरा एरिया जो है यूएसएसआर का था, ठीक है, यानी कि रशिया का था, ठीक। तो इसलिए चीन का प्रभाव बढ़ रहा था, रशिया का प्रभाव बढ़ रहा था, तो उसको तिब्बत ने क्या किया, बढ़ने दिया, ठीक है। तो अब इस कारण से कि चीन का प्रभाव खत्म हो, इस कारण से रशिया का प्रभाव जो है दलाई लामा ने बढ़ने दिया। अब आता है 1898 का दौर, ठीक। लॉर्ड कर्जन की हम लोग बात कर रहे थे, लॉर्ड कर्जन के समय रूसी खतरे का सामना जो है यही है लॉर्ड कर्जन, ठीक। अब आता है 1898 का दौर, ठीक, 1898। इसमें क्या हुआ कि दलाई लामा ने रूस की बौद्ध जनता, मतलब सारे जो थे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, जो बौद्ध जनता थे, उसके धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान यानी फंड देने की अपील की। अब भारत में ब्रिटिश सरकार के लिए तिब्बत में रूस का खतरा जो है वो बढ़ने लगा, ठीक है। खतरे की घंटी थी। लॉर्ड कर्जन को लगा कि अब रूस का प्रभाव तो बढ़ रहा है तिब्बत में, तो ऐसे में हमारे लिए तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या किया कि लॉर्ड कर्जन ने किसी भी कीमत पे तिब्बत में रूसी इम्पैक्ट को, यानी चीन के इम्पैक्ट को तो रहने दिया, लेकिन रूसी जो इम्पैक्ट कंट्रोल था उसको बर्दाश्त नहीं किया, ठीक है। अब उसको किसी तरह खत्म करने का जुगाड़ लगाने लगा ये, ठीक, लॉर्ड कर्जन। अब भारत में ब्रिटिश सरकार के लिए तिब्बत में रूस का जो प्रभाव, मतलब बढ़ता प्रभाव था, वो खतरे की घंटी थी। भारत का जो उस समय वाइसराय था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन, किसी भी कीमत पे तिब्बत में रूसी इम्पैक्ट को जो है बढ़ने से, प्रभाव को बढ़ने से रोकना चाहता था। अब कर्जन ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना शुरू किया। बोला कि भाई ऐसा है कि देखो रूस उधर से आ रहा है और तिब्बत पे जो है कब्जा कर लेगा, तिब्बत को खुद में मिला लेगा, ठीक है। तो ऐसे में हमारे लिए जो एक्सपेंशन है वो नहीं हो पाएगा, हमारा एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। अब फिर हो सकता है कि हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट हो, हमारा जो इतना बड़ा साम्राज्य है भारत का वो भी कहीं खतरे में ना आ जाए, क्योंकि रूस जो है बहुत सारे देशों को मिला के बना हुआ था, लगभग 11, 14, 15 देश थे उसमें, ठीक है। बाद में 11 देश अलग हो गए थे, ठीक है, उससे। फिर भी रशिया देख रहे हैं आप कितना बड़ा, मैप देखेंगे कितना बड़ा है, उससे बहुत बड़ा था जब यूएसएसआर था, ठीक है। 1992, 1991 में शायद जो है विघटन हो गया यूएसएसआर का, ठीक। तो लॉर्ड कर्जन के पास चलते हैं। तो लॉर्ड कर्जन जो है इस समय, ठीक है, अब क्या कर रहा है कि ब्रिटिश सरकार पे दबाव बना रहा है कि ऐसा करो कि तिब्बत में सैनिक अभियान जो है हमको चलाने की अनुमति दे दो आप लोग, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसकी जो सिफारिश थी उसको अस्वीकार कर दिया। बोला नहीं, हम ऐसा अभी नहीं कर सकते, हम सैनिक अभियान नहीं चला सकते। अब यूरोप में जर्मनी की बढ़ती शक्ति से इंग्लैंड भी डरा हुआ था। अब यूरोप में क्या हो रहा था, जो यूरोप का क्षेत्र आप देखेंगे तो वहां जर्मनी की भी शक्ति बढ़ रही थी। अब 1898 का टाइम है, आप समझ रहे हैं। तो इस समय क्या हो रहा है, जब 20वीं सदी आने वाली है, तो इस समय जर्मनी जो है अपने उत्थान पे है। अब आप देखेंगे तो 1914 में जो है पहला विश्व युद्ध होता है, ठीक है, समझ गए। तो इसमें जर्मनी भी लड़ाई करता है, प्रोमिनेंट एक शक्ति रहता है उस समय, ठीक। खैर, तो जर्मनी का अब शक्ति बढ़ रहा था, तो इससे इंग्लैंड भी डर गया था और रूस के साथ जो है मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि हम झगड़ा करें, हम तिब्बत में अगर सैनिक अभियान चला देंगे तो रूस कहीं उधर से हमसे जो है कहीं जो हमारा दोस्ताना संबंध है वो कहीं खराब ना हो जाए, कहीं हमारी दुश्मनी ना हो जाए। इसलिए कर्जन को तिब्बत में अभियान चलाने की अनुमति नहीं दी गई। बोला गया कि नहीं भाई, अभी सैनिक अभियान वहां मत चलाओ, ठीक।
अब ब्रिटिश सरकार की मंजूरियों को जानने के बाद कर्जन ने सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा कि तिब्बत में रूसी प्रभाव जो है उसको कम करने के लिए खम्बाजोंग में चीनी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जाए। ठीक, अब चीन का जो एक जगह है खम्बाजोंग, वहां पे बात किया जाए चीनी प्रतिनिधियों से। इस बातचीत के जरिए जो है लॉर्ड कर्जन तिब्बत में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते थे। आखिर में ब्रिटिश सरकार ने न चाहते हुए भी कर्जन को बातचीत करने की अनुमति दे दी कि जाओ भाई तुम जो है जाओ बातचीत करो। ठीक है, अब होता है क्या, यंग हस्बैंड अभियान। ठीक, तो ब्रिटिश सरकार से अनुमति मिलने के बाद की बातचीत करो, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि कर्नल यंग हस्बैंड को, ठीक है, कर्नल यंग हस्बैंड को भेजा। उसके नेतृत्व में एक मिशन जो है खम्बाजोंग भेज दिया। चीनी प्रतिनिधि भी बातचीत के लिए तय जगह पर पहुंच गए। ठीक है, समय पर पहुंच गए, लेकिन तिब्बती जो प्रतिनिधि थे तब तक बात करने से इनकार कर रहे थे कि हम बात नहीं करेंगे अंग्रेजों से कुछ भी। ठीक है, जब तक अंग्रेजी मिशन जो है तिब्बती सीमा से बाहर नहीं चला जाता। अब ये लोग जो है तब जब तक यहाँ से बाहर नहीं चले जाते, जितने भी यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, ठीक है, तिब्बत के अंदर घुस के व्यापार कर रहे हैं, उनको बोलो कि यहाँ से चले जाए तिब्बत से, तब हम बातचीत करेंगे। ऐसा तिब्बत ने शर्त रख दिया। अब यंग हस्बैंड ने तिब्बती प्रतिनिधियों की शर्त मान ली, बोला ठीक है हम चले जाएंगे। लेकिन इस बातचीत में तिब्बती सेना जो है खम्बाजोंग, ठीक, खम्बाजोंग के पास इलाकों में इकट्ठा होने लगे। अब तिब्बती सेना जो है वो कहाँ इकट्ठा होने लगे, जहाँ पे बातचीत होने वाली थी वहां पे इकट्ठा होने लगे। तो ब्रिटिश भारत की जो अंग्रेजी सरकार थी उसके लिए स्थिति बर्दाश्त से बाहर थी कि भाई तुम सेना लेके क्यों आए हो, मतलब अगर तुमको बातचीत करना है और हम जा भी रहे हैं, तुम्हारी शर्त मान भी रहे हैं, तो तुम सेना लेके क्यों आए हो। ठीक, तो अब बर्दाश्त नहीं होगा ये सब बात। तो लॉर्ड कर्जन ने इस अपमानजनक स्थिति से निकलने के लिए ब्रिटिश सरकार से ज्ञानसे तक, यानी ज्ञानसे एक जगह है वहां तक अंग्रेजी सेना के प्रवेश की अनुमति मांगी। ठीक है, तिब्बत में, ठीक, यहाँ तक तो कम से कम हमारी सेना रहे, ताकि किसी तरह का अगर कुछ होता है तो हमारी सेना तैयार रहे कि उसका मुकाबला कर सके। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश सरकार से ये बोला, ठीक, और अनुमति मिल गई उसको। मार्च 1904 का समय है। ठीक है, इस समय अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी ज्ञानसे की ओर बढ़ी। ठीक, देख रहे हैं, अब बढ़ी अंग्रेजी सेना। अब यहां पे क्या हुआ, तिब्बती सेना ने गुरु नाम की जगह पर अंग्रेजी सेना को रोकने की कोशिश की। बोला इससे आगे जो है तुम हमारे क्षेत्र में मत बढ़ो, तुम सेना क्यों बढ़ रहे हो हमारे क्षेत्र में, तिब्बत में क्यों आ रहे हो। लेकिन अंग्रेजी सेना ने तिब्बती सेना को बुरी तरह हरा दिया। अब रोकने की तो कोशिश की, लड़ाई हुई, अब तिब्बती सेना जो है हार गई। अप्रैल 1904 में अंग्रेजी सेना ने ज्ञानसे कब्जा कर लिया। इसका फायदा उठाया गया, हरा तो दिया, अब कब्जा भी कर लेते हैं। इस हार के बावजूद दलाई लामा अंग्रेजों के साथ संधि यानी ट्रीटी के लिए तैयार नहीं हुए। ठीक है, बोले कि भाई हम ट्रीटी कोई नहीं करेंगे, हम समझौता नहीं होगा, बातचीत हम नहीं होगा। तुमने एक तो हमारे सेना को मारा पीटा, ऊपर से हमारे जो है क्षेत्र पे तुमने कब्जा कर लिया। अब ब्रिटिश सरकार की अनुमति से अंग्रेजी सेना ने तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर अभियान किया। ठीक है, अब ये लोग बढ़ने लगे लहासा की ओर। बोले कि भैया ऐसा है कि अब तुम बातचीत तो करोगे नहीं, तो अब हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, अब जो तुम्हारा राजधानी है लहासा वहां तक कब्जा करेंगे, वहां जाएंगे। अगस्त आ गया, अगस्त यही साल है 1904। इसमें अंग्रेजी सेना ने लहासा पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया, पहुंच गया लहासा, और सेना को ऐसे ही हरा चुका था और वहां जाके अपना कंट्रोल जमा लिया। इस स्थिति में दलाई लामा जो है वो तिब्बत छोड़कर भाग गया। बोला भाई झगड़ा उगड़ा हो गया है, पूरा हमारा घर उर कब्जा कर लिया, अब यहाँ पे रुकने का कोई काम है नहीं, चलो निकलो यहाँ से। अब आता है सितंबर, 7 सितंबर 1904 को अंग्रेजों ने दलाई लामा के प्रतिनिधि के साथ, जो दलाई लामा का प्रतिनिधि वहां पे रह गया था, उसके साथ लहासा की संधि कर ली। ठीक है, और एंग्लो तिब्बत युद्ध जो है इसी के साथ समाप्त हो गया। समझ गए। ठीक है, तो यही है लहासा की ओर, लहासा की संधि, और इसकी फिर जो शर्तें क्या रही और महत्व क्या रहा उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक, तो लहासा की संधि और शर्तें और महत्व। लहासा की संधि से अंग्रेजों और तिब्बत के बीच युद्ध खत्म हुआ और इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। व्यापारिक केंद्र सबसे पहले बनाया गया। अंग्रेजों को ज्ञान से मानतग और गर्तोक में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का अधिकार मिल गया इस संधि के तहत। ब्रिटिश रेसिडेंट भी रखना पड़ा।
ठीक है, तिब्बत को ग्यानसे में ब्रिटिश रेसिडेंट जो है उसकी स्थापना के लिए मंजूरी मिल गई। लहासा पर भी नियंत्रण रखने का अधिकार मिल गया, ठीक है। लेकिन बाद में रूसी हस्तक्षेप के कारण रेजिडेंट के मतलब जो लहासा जाने का अधिकार था उसको खत्म कर दिया गया कि भैया आप जो है ज्ञान से तक रहिए, आप यहाँ मत आइए, ठीक है, लहासा तक तो आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, ठीक है। तो उधर से रूस ने हस्तक्षेप किया और ये चीज जो है खत्म हो गई कि कम से कम राजधानी को तो छोड़ो। अब युद्ध हुआ था तो युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए, ठीक है, कंपनसेशन भी देना पड़ा तिब्बत को। कंपनसेशन कितना देना पड़ा? देना पड़ा 75 लाख रुपया, ठीक है। 75 लाख रुपया जो है वो तिब्बत को अंग्रेजों को देना पड़ा युद्ध के कंपनसेशन के लिए, ठीक। बाद में रूसी हस्तक्षेप इस पर हुआ और भारत का जो मंत्री था जॉन ब्रॉडरिक, ठीक, उस समय उसके सुझावों के आधार पर जो है यह राशि घटा दी गई। कहा कि भाई इतना बड़ा बोझ जो है नहीं उठा पाएगा तिब्बत, तो उसको घटा के कम से कम जो है कंपनसेशन को कम किया जाए और 25 लाख कर दिया गया, ठीक है। अब क्या होता है इस संधि के तहत, लहासा की संधि के तहत अगला क्या है कि चुंबी घाटी जो है मतलब जुर्माने की राशि मिलने तक अंग्रेजों ने कहा कि चुंबी घाटी को अपने पास बंधक यानी गिरवी के रूप में रखेंगे जब तक कि तुम 25 लाख रुपया हमको नहीं दे दो, ठीक है। बाद में फिर से रूसी हस्तक्षेप हुआ। 3 वार्षिक किस्तों में भुगतान के बाद ही चुंबी घाटी को खाली करने का तय हुआ। अब रूस ने कहा कि देखो ऐसे नहीं, अब पता नहीं कब तक दे, कैसे देगा, एक बार में तो नहीं दे पाएगा। तो 3 यानी EMI बना दिया गया कि 3 बार की तुम मतलब 3 बार में तुम हमको जो है 25 लाख रुपया दे दो, हम तुम्हारा जो है चुंबी घाटी जो है उसको छोड़ देंगे, ठीक है, नहीं तो बंधक बना रहेगा। अब अगला क्या हुआ संधि के अंदर? विदेशी संबंध। अब तिब्बत को इस बात के लिए भी मंजूरी मतलब देनी पड़ी कि वह किसी भी विदेशी प्रतिनिधि को तिब्बत में आने की अनुमति नहीं देगा और किसी भी विदेशी राज्य को तिब्बत में रेल, सड़क, तार यानी तार मतलब वो पोस्ट जो होता है, ठीक है, वो, और खाना मतलब खान मतलब खुदाई उदाई होता है जहाँ से कोयला, हीरा ये सब निकालेंगे, तो वो खान जो होता है उस क्षेत्र में कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी। सिर्फ अंग्रेजों को ये सुविधा रहेगी, बाकी किसी और को नहीं। जैसे उस समय फ्रांस के लोग थे, ठीक है, और भी लोग थे, ठीक, चाहे जैसे आप ले लीजिए पुर्तगाली थे, ठीक है, तो इन लोगों को और जो यूरोपीय शक्ति थी उसको ये मतलब जो है इन सब क्षेत्रों में आने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है, उनको मंजूरी नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं, देखिए ये तो हुए शर्त, अब बात करते हैं महत्व की, ठीक है। तो इस संधि का महत्व क्या था? इस संधि के तहत जो है कर्जन ने यानी लॉर्ड कर्जन ने तिब्बत में रूसी जो प्रभाव था या उसका विस्तार था उसका रास्ता बंद कर दिया। तत्कालीन परिस्थितियों में कर्जन की तिब्बत नीति जो है सफल लगती है, लेकिन इसकी आलोचना भी बहुत हुई। कर्जन की इस नीति ने ब्रिटिश सरकार के लिए कई तरह की परेशानियां पैदा की। कर्जन की इस नीति ने ब्रिटेन और रूस के बीच में जो है बढ़ते मधुर संबंध जो हो रहे थे उसमें खटास पैदा कर दी, ठीक। कुछ आलोचकों का कहना है, यानी जो क्रिटिसाइज करते हैं उनका कहना है कि तिब्बत विजय से अंग्रेजों को कोई खास फायदा नहीं हुआ और इस बात की पुष्टि लोवर्ट फ्रेजर के उस कथन से होती है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अपने क्षेत्र को आशा के अनुरूप विस्तृत नहीं कर सके और भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों पर निरर्थक, ठीक है, बेकार का विकट स्थिति उत्पन्न कर दिया हमने, ठीक है। तो ये कहा किसने? लोवर्ट फ्रेजर ने कहा। लेकिन कर्जन के आलोचकों यानी जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं को यह समझना चाहिए कि उस समय जो है तिब्बत में रूस का अगर प्रभाव बढ़ जाता तो निश्चित रूप से अंग्रेजों के लिए एक खतरनाक जो है दुश्मन खड़ा हो जाता और यदि तत्काल भारत की अंग्रेजी सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया होता तो तिब्बत के सीमावर्ती क्षेत्र से उनके लिए हमेशा खतरा उत्पन्न रहता, ठीक है, उस तरफ से हमला हो सकता था बाद में रूस का जो है कंट्रोल वो भारत पे भी हो जाता है, ठीक है। तो इस दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो तत्कालीन यानी उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से कर्जन की जो सोच थी वो पॉजिटिव थी, सकारात्मक थी, ठीक है, भले ही वह ब्रिटेन की सरकार के लिए संकट उत्पन्न करने वाली साबित हुई, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग एंग्लो अफगान संबंध की, ठीक है। तो ये था तिब्बत के साथ संबंध, ठीक है, और इतना तक चला, ठीक। युद्ध एक बार हुआ और फिर उसके बाद लहासा की संधि हो गई, ठीक।
अब हम लोग अफगानिस्तान की बात करते हैं, चलते हैं अफगानिस्तान की ओर। ठीक है, तो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं अफगानिस्तान, और ये अभी का पाकिस्तान है। ठीक है, उस समय ये भारत का ही क्षेत्र था। ठीक, और डुरंड लाइन आप देखते हैं भारत पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, सॉरी, भारत और अफगानिस्तान के बीच है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये वाला लाइन। ठीक है, और अफगानिस्तान की सीमा भारत से भी मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी आप ऊपर देखेंगे तजाकिस्तान, ये चाइना के बगल में उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो है यूएसएसआर यानी रशिया जो अभी है उसी का पार्ट था। बाद में जो है 1991 में जब विघटन हो गया है यूएसएसआर का, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, किसी सेक्शन में, किसी डिस्कशन में। ठीक, तो ये है, तो अब इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो भारत की जो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है, ठीक है, मतलब उत्तर और पश्चिम का जो सीमा है, उस पर स्थित है अफगानिस्तान। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी उसके बाद में रूस तेजी से जो है पूर्व की ओर बढ़ रहा था। देखिए, जब वो ताजिकिस्तान तक बढ़ गया, उज्बेकिस्तान तक बढ़ गया, तुर्कमेनिस्तान, तो क्या लगता है अफगानिस्तान तक नहीं आता? आता, बिल्कुल आता। ठीक है, तो इससे फिर क्या होता कि ये जो पाकिस्तान से इसका जो क्षेत्र सटा हुआ था, तो ये जो है ये क्या था? ये पश्चिमी पंजाब था। ठीक है, तो पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब, समझ रहे हैं? तो ये भारत का ही क्षेत्र था, यानी अंग्रेजों के अंडर ही था ये क्षेत्र। तो इससे क्या होता, अंग्रेजों के लिए खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब जो है अफगानिस्तान, मतलब अफगानिस्तान राज्य की जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में रूस जो है पूरब की तरफ बढ़ रहे थे। ठीक, तो धीरे धीरे वो अफगानिस्तान और फारस जो है अभी का ईरान जो है वो फारस कहलाता था। ठीक है, उसकी सीमा तक पहुंच गए थे। यह स्थिति ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरे का संकेत थी। ठीक, क्योंकि हो सकता है कि अब पश्चिम की तरफ से कहीं खतरा बढ़ जाए। ठीक है, भारत के लिए। तो अब जो है ब्रिटिश साम्राज्य इस बात पे को देख रही थी, दूर से ही देख रही थी, लेकिन देख रही थी, ध्यान में रखी हुई थी। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि रूस जो है वो भारत पर आक्रमण कर दे। तो इस अनुमान को देखते हुए रूस से भारत की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने दो तरह की नीतियां अपनाई। पहली नीति को कहते हैं फॉरवर्ड पॉलिसी। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड पॉलिसी। ठीक है, FORWARD पॉलिसी। ठीक, CY। तो इस पॉलिसी के तहत जो है, इस नीति के तहत अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर दिया। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं कि अफगानिस्तान का जो इंटरनल मैटर है उसमें अब वो जो है इंटरवेन कर रहे हैं। ठीक है, हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक, तो आंतरिक मामला क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसके रिजल्ट जो है इंटरवेन करते हैं, तो अफगान का जो अमीर है, वहां के जो अमीर है, उनके बीच जो है दो युद्ध हो जाता है। ठीक, अंग्रेजों के बीच और अफगान के अमीरों के बीच। दूसरी नीति क्या है? ठीक, अब दो तरह की नीतियां अपना रहे थे। एक तो पहला हो गया फॉरवर्ड पॉलिसी, अब दूसरा है कुशल निष्क्रियता। इसको कहते हैं मास्टरली इन एक्टिविटी। ठीक, मास्टरली इन एक्टिविटी, इन एक्टिविटी देख लेंगे। ठीक है, इस नीति का पालन वायसराय लॉर्ड लॉरेंस ने किया। ठीक है, उसके समय हुआ। वायसराय लॉर्ड नॉर्थबुक तक यही नीति चलती रही। पहले अफगान युद्ध में अंग्रेजों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, और इसीलिए उन्हें कुशल निष्क्रियता यानी मास्टरली इनएक्टिविटी की नीति अपनानी पड़ी थी। भारत की ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर इन दोनों ही नीतियों का पालन किया। ठीक है, जिस समय जिस नीति की जरूरत पड़ी उस नीति का जो है उन्होंने पालन किया। अब बात करते हैं हम लोग प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध का। ठीक है, 1839 से लेके 1842 तक का। ठीक, समझ गए? तो यह युद्ध जो है 1839 में स्टार्ट होता है। कब होता है? 1839 में। ठीक है, 1839 में। ठीक है, और उससे जो है 1842 तक ये चलता है, 4 सालों तक। युद्ध की शुरुआत जो होती है वो लॉर्ड, जो उस समय होता है गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड, उसके समय हुई थी, और समाप्ति जो होती है वो लॉर्ड एलन बरो के समय होता है, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड जो है 1835 में गवर्नर जनरल जो है बनकर आता है भारत में। ठीक, 1826 में, ठीक है, 1826 से अफगानिस्तान में शाह शुजा को हटाकर दोस्त मोहम्मद शासन कर रहा होता है। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड को देखते हैं। 1826 में जो है,
क्या होता है, शाह शुजा को हटाकर दोस्त मोहम्मद नाम का जो है एक राजा जो है वहां पे, ठीक है, अमीर जो है वहां पे शासन कर रहा होता है। रंजीत सिंह जो है 1823, रंजीत सिंह 1823 में पेशावर को जीत लेते हैं, जिससे सिख राज्य जो है अफगानिस्तान के लिए खतरा बन गया था। ठीक, सिख राज्य जो है, एक तरफ आप देखेंगे अफगानिस्तान आप देख रहे हैं, ठीक, मैप देखते हैं, मैप देखेंगे तो कुछ ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये आप क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये वाला, तो ये पेशावर, पाकिस्तान जो है पेशावर यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ तक कब्जा कर लिया था किसने, रंजीत सिंह ने। समझ गए, जो रंजीत सिंह यहाँ पूर्वी पंजाब से निकल के, अमृतसर से निकल के, ठीक है, लाहौर वाहौर होते हुए लाहौर पे कब्जा करे, पेशावर तक कब्जा कर लिया। अब यहीं पे देखेंगे ये बाउंड्री अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान के लिए जो है अब सिख साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था, तो अफगानिस्तान के लिए खतरा बनता जा रहा था। समझ गए अब, ठीक, तो जिससे सिख राज्य जो है अफगानिस्तान के लिए खतरा बना। अब्दाली का जो वंशज अहमद शाह अब्दाली 1761 याद होगा, ठीक है, जब युद्ध होता है, किससे युद्ध हुआ, मराठा से, ठीक है, मराठा से। तो अब अब्दाली का वंशज रहता है शाह शुजा, ठीक, शाह शुजा भी अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है, जो कि दोस्त मोहम्मद के अधीन आ जाता है। फारस का शासक यानी ईरान का शासक जो है मोहम्मद मिर्जा, वो रूस का मित्र होता है। कंधार का शासक, ठीक, कंधार देखेंगे तो अफगानिस्तान के ही आगे कहीं पे आपको कंधार मिलेगा, ठीक है, ईरान उरान के साइड में, ठीक, यहीं पे है कहीं पे। अभी आधुनिक जो मैप है उसमें नहीं दिखाता है, लेकिन अगर आप पहले का मैप देखेंगे तो उसमें दिखाएगा, यहीं कहीं पे कंधार है, ठीक है। तो कंधार का शासक था कौन, कंधार का शासक था मतलब दोस्त मोहम्मद के साथ जो है उसकी मतलब दोस्ती थी, ठीक है। तो कंधार का शासक फारस के सहयोग से, मतलब ईरान के सहयोग से जो है वो क्या करता है, हेरात पर कब्जा कर लेता है, ठीक है, समझ गए। हेरात एक जगह होती है, ठीक, यहाँ देखेंगे आप अफगानिस्तान में, उस पर कब्जा कर लेता है, ठीक है। अब दोस्त मोहम्मद जो है, जो कि अफगानिस्तान में क्या कर रहा होता है, वो कर रहा होता है शासन, तो वो जो है उसकी स्थिति अब डंबाडोल हो जाती है। अब वो सोचता है कि इधर से भी घिर रहे हैं हम, ठीक है, ईरान की तरफ से, ईरान देख रहे हैं ना आप, ईरान की तरफ से भी घिर रहे हैं, और इधर जो है कंधार का शासक भी हमारे क्षेत्र पे आके कब्जा कर रहा है, ठीक है, और जो ईरान का शासक है उसका दोस्त भी है रशिया। तो अब वो क्या करता है, वो जो है दोस्त मोहम्मद वो अंग्रेजों से दोस्ती करना चाहता है। कहता है कि अगर इसको काउंटर अटैक करना है तो वो तभी हो सकता है जब मैं दोस्ती कर लूं, किससे, अंग्रेजों से, क्योंकि अंग्रेज जो है शक्तिशाली हैं, ठीक है, अगर उससे दोस्ती हो गई तो फिर हमको जो है खतरा कम रहेगा। तो अगर वे रंजीत सिंह से पेशावर उसे दिला दें, अंग्रेजों के सामने वो कहता है, ठीक है, कि अंग्रेजों से दोस्ती भी करना है और उसको पेशावर का जो एरिया है वो रंजीत सिंह से चाहिए होता है, ठीक है, किसको, दोस्त मोहम्मद को, जो अफगानिस्तान का शासक है, ठीक है, और रूस के विरुद्ध जो है अफगानिस्तान का संरक्षण प्राप्त करे, ठीक, मतलब प्राप्त करवा दे, किसको, अंग्रेजों के थ्रू जो है। देखिए क्या चाहता है दोस्त मोहम्मद, दोस्त मोहम्मद ये चाहता है पहले तो कि पेशावर जो है वो हमको मिल जाए रंजीत सिंह से, अंग्रेज ऐसा करवा दे, ठीक है, हमको दिलवा दे। दूसरा, अपने संरक्षण में हमको रख ले, ठीक है, ताकि हमको जो है रूस से खतरा न रहे, ठीक, क्योंकि ईरान को तो खतरा है नहीं, ईरान क्या, फारस क्या, फारस जो है वो तो दोस्त है, ठीक है, रूस का, तो उसको खतरा नहीं है, लेकिन हमको तो है, क्योंकि हमको तो इधर से भी खतरा है, रंजीत सिंह भी इधर से बढ़ रहा है, पेशावर तक आ गया, इधर से हेरात पे आ गया कंधार का शासक, इधर से फारस हमको घिरा हुआ, ऊपर से हमको जो है आप देखेंगे चारों तरफ से बेचारा घिर रहा है अफगानिस्तान। तो ऐसी स्थिति में वो यही सोच रहा है, ठीक है। तो अब उसने जो है ये बात बोली, अंग्रेजों तक पहुंचवाई, ठीक, लेकिन लॉर्ड ऑकलैंड ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। उस समय लॉर्ड ऑकलैंड था, उसने कोई भी स्पष्ट उत्तर जो है नहीं दिया अफगानिस्तान को, दोस्त मोहम्मद को। अतः ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि दोस्त मोहम्मद जो है वो निराश हो गया, और उसने बोला कि इससे अच्छा कि मैं जो है रशिया के हाथों जाऊं, क्योंकि वही सबसे शक्तिशाली है, तो वही सबसे पहले कब्जा करेगा, तो इससे अच्छा कि मैं उससे संधि कर लूं। तो अब जो है उसने संधि कर ली, अफगानिस्तान ने रशिया के साथ संधि कर ली, यानी दोस्त मोहम्मद ने रशिया के शासक के साथ संधि कर ली। अब जब संधि कर ली तो सितंबर 1836 का टाइम है। कैप्टन अलेक्जेंडर बर्न्स
को नाम मात्र के लिए व्यापारिक लेकिन वास्तव में राजनीतिक उद्देश्यों से अफगानिस्तान भेजा। किसने भेजा? ऑकलैंड ने भेजा। बोला कि भाई उसने तो संधि कर ली रशिया के साथ, अब रशिया जो अफगानिस्तान में अपना पैठ बढ़ा लेगा, इम्पैक्ट बढ़ा लेगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, फिर हमारे लिए खतरा हो जाएगा। ठीक है, माना कि रंजीत सिंह है उधर, वो देखेगा, लेकिन अगर रंजीत सिंह नहीं रहा तो फिर क्या होगा, फिर तो हम तो गए, फिर 1836 का टाइम है। तो उसने जो है भेजा, किसको भेजा? उसने जो है भेजा कैप्टन अलेक्जेंडर बर्न्स को। बोला कि जाओ तुम अफगानिस्तान में जो है व्यापारिक मतलब लेकिन राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अफगानिस्तान जाओ। ठीक है, और उसी समय जो है रूसी प्रतिनिधि भी जो है वहां पहुंचा हुआ था, कैप्टन विटकेविच उसका नाम था। ठीक है, अफगानिस्तान में आ गया। इधर से जो है इसका अंग्रेजों का प्रतिनिधि मंडल, उधर से रशिया का प्रतिनिधि मंडल। अफगानिस्तान के लिए अब साला वहां पे टेंशन कि अब किसके साथ बात किया जाए। तो लॉर्ड ऑकलैंड ने जो है वो उसने क्या किया, अत्यंत मतलब गुस्सा हो गया। बोला कि तो हमारे तुम प्रतिनिधि मंडल से बात नहीं कर रहे, उधर से रशिया का भी प्रतिनिधि मंडल वहां पे आया हुआ है, ऐसे कैसे होगा? तो तुम या तो हमसे बात कर लो, तुम पहले हमको टोके का है। ठीक है, और फिर तुम संधि भी कर लिए उधर रशिया से। तो ऐसी सिचुएशन में अफगानिस्तान पर जो है आक्रमण करने का फैसला कर लिया। किसने? ऑकलैंड ने। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड इसका नाम है। ठीक, तो इसने जो है इस पे अफगानिस्तान पे अब बोला कि नहीं, अब तुमसे जो है हम युद्ध करेंगे। तो ऑकलैंड ने क्या किया, शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी दिलाने के लिए, अब शाह शुजा जो कि दोस्त मोहम्मद से चाहता था कि हमारा जो खोया हुआ गद्दी हमको मिल जाए, तब शाह शुजा को जो है अफगानिस्तान की गद्दी दिलाने के लिए रंजीत सिंह से मिलकर जून 1836 में त्रिपक्षीय संधि कर ली, जिसको कहते हैं ट्राईपैटाइट ट्रीटी। ठीक, अब ये संधि हो गई। नवंबर 1838 का टाइम आता है। ठीक है, नवंबर का टाइम है 1838। ठीक, अब इसमें जो है ऑकलैंड ने फिरोजपुर में सेना इकट्ठी की। 1839 में अंग्रेजी सेना ने सिंध का रास्ता आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको फिर से मैप अगर मैं दिखाऊं तभी आप समझ में आएगा। ठीक है, अब ये पाकिस्तान तो है, ये जो आपको इलाका दिख रहा है ना, ये वाला इलाका, ये सिंध हुआ करता था कभी। ठीक है, तो इस इलाके से इस तरफ से जो है अंग्रेज जो है बढ़ने लगे, किसकी तरफ? अफगानिस्तान की तरफ। तो 1839 में अंग्रेजी सेना ने सिंध के रास्ते क्या किया, जो है अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। अब इस सेना को सिंध की सेना कहा गया। पहले सर हेनरी फेन और बाद में सर जॉन कीन को इसका सेनापति नियुक्त किया गया। सिंध के अमीरों को विवश होकर अंग्रेजों की शर्तें जो है माननी पड़ी। हम लोगों ने सिंध के ऊपर बात कर लिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो सबसे पहला वाला वीडियो देखेंगे पड़ोसी राज्यों के अंग्रेजों के पड़ोस, तो उसमें हमने सबसे पहले सिंध विजय के बारे में, तो वो जरूर आप देख लेंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा बैकग्राउंड। ठीक, और इसी टाइम का हम लोग बात कर रहे हैं 1839-1838 का ही। ठीक है, तो अब जो है सेनापति नियुक्त हो गए, कौन? पहले तो हेनरी फेन, उसके बाद जॉन कीन। ठीक है, इस सेना का जो है सेनापति हुआ। अब सिंध के अमीर भी विवश हो गए, अंग्रेजों की शर्तें जो है उनको माननी पड़ी। अंग्रेजों ने भक्कर जीत लिया, भक्कर का जो इलाका था अफगानिस्तान का उसको जीत लिया। फिर सिंध के रास्ते जो है क्वेटा पहुंचे। ठीक, क्वेटा पहुंच गए। अब अप्रैल में शाह शुजा कंधार पहुंचा। ठीक है, अब वो उस साइड से, अफगानिस्तान के उस साइड से, ठीक है, कंधार पहुंच गया। ठीक है, ईरान के साइड से। अब वहां जो है 1839 में अंग्रेजों ने गजनी को जीत लिया पहले। फिर 7 अगस्त 1839 को अंग्रेजी सेना ने काबुल पर हमला कर दिया और वहां पहुंच गए। ठीक, समझ गए, अफगानिस्तान के अब जो राजधानी है अफगानिस्तान का वहां पहुंचे। दोस्त मोहम्मद ने इसको मतलब जो है सोचा कि अब हमारा तो कुछ बचने वाला है नहीं भाई, ऐसे सिचुएशन में लड़ना बेकार है। लड़ाई हुई लेकिन आत्मसमर्पण कर दिया, बोला कि भाई बहुत ज्यादा लड़ेंगे तो फिर मारे जाएंगे। ठीक है, तो आत्मसमर्पण कर लिया। अब आत्मसमर्पण किया तो अंग्रेजों ने उसको बंदी बना लिया और बंदी बनाकर उसको भेज दिया, कहाँ? कलकत्ता भेज दिया। ठीक है, जो हेड क्वार्टर था उस समय अंग्रेजों का, वहां भेज दिया। शाह शुजा को सिंहासन मिल गया। ठीक, और 10,000 अंग्रेजी सेना जो है काबुल में ही छोड़ दी गई अंग्रेजों के द्वारा, ताकि शाह शुजा की जो है रक्षा की जा सके। ठीक है, अगर उधर से रशिया की तरफ से कोई बढ़ता है या कंधार की तरफ से या फारस की तरफ से, तो कम से कम रक्षा हो सके उसकी। ठीक है, तो अंग्रेज जो है भारत में वापस आ गए, अफगानिस्तान को इस तरह से बर्बाद करके। ठीक है, दोस्त मोहम्मद को हटा के शाह शुजा को फिर से गद्दी पे बिठा के।
अब हम लोग जो बात करते हैं वो बात करेंगे ऑकलैंड की अफगान नीति की। ठीक है, थोड़ा सा है कैसा रहा ऑकलैंड का अफगान नीति। तो ऑकलैंड की अफगान नीति पूरी तरह से दोषपूर्ण थी, क्योंकि इससे अंग्रेजों को सभी दृष्टियों से घाटे का सामना करना पड़ा। गवर्नर जनरल बनने के बाद अफगानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद ने जब उसके पास मित्रता का अनुरोध पत्र भेजा था और रंजीत सिंह से पेशावर वापस दिलाने का अनुरोध किया था, तब ऑकलैंड ने यह कहा था कि स्वतंत्र राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे। ठीक है, यह हमारी नीति नहीं है। लेकिन बाद में उसने अपने ही बयान को नकार दिया। ठीक है, झूठ बोला एक तरह से और अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगा। ठीक है, और ऐसी नीति अपनाई। तो एक तरह से इसके लिए जो है लॉर्ड ऑकलैंड का खूब क्रिटिसाइज होता है इतिहास के अंदर। ठीक, अब हम लोग चलते हैं द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध 1878 से लेके 1880 का। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन इसको हम लोग खत्म कर लेंगे, थोड़ा आराम से सुनिएगा एक कहानी की तरह। मुझे लगता है कि स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया और आपको जो है चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो द्वितीय अफगान युद्ध जो है शुरू करने का पूरा उत्तरदायित्व जो है अंग्रेजों पर ही है। ठीक है, उन्होंने ये शुरू किया। 1862 से 1872 तक भारत सरकार ने अफगानिस्तान के प्रति जो है एकदम न्यूट्रलिटी की नीति अपनाई, एकदम तटस्थता की नीति अपना ली। ठीक है, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, अंडर में तो ले लिया लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे क्या हुआ कि अफगानिस्तान अंग्रेजों से नाराज हो गया। लेकिन लॉर्ड लिट्टन ने आते ही अग्रगामी यानी नीति अपनाई, फॉरवर्ड पॉलिसी की जो हमने बात की थी। ठीक है, वो अपनाई और अमीर शेर अली को शर्तें मानने के लिए राजी कर लिया। लेकिन परिस्थितियां विपरीत होने के कारण जो है शेर अली ने कुछ विलंब कर दिया, थोड़ा देर कर दिया। इसी समय लॉर्ड लिट्टन ने नेविल चैम्बरलेन को राजदूत बनाकर अफगानिस्तान भेजा कि जाओ भाई बात करो, क्या है इतना देर हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसे जो है खैबर दर्रे से प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। ठीक है, शेर अली ने बोला कि भैया खैबर दर्रे से आगे आप मत बढ़िए। ठीक है, अब यहाँ से आगे कोई बातचीत नहीं होगी। ठीक, अब इस पर क्या हुआ, लॉर्ड लिट्टन ने 21 नवंबर 1878 को युद्ध की घोषणा कर दी। बोला कि हमने राजदूत भेजा बात करने के लिए, तो तुम लेट कर रहे थे। ठीक है, ऊपर से हमने भेजा तो तुम उसको रोक दिए, अब तुम्हारे साथ युद्ध होगा, हम तुमको सिखाते हैं, बताते तुमको। तो युद्ध की घोषणा हो गई। अब जैसे ही युद्ध की घोषणा हुई, अंग्रेजी सेना ने 3 ओर से अफगानिस्तान पर आक्रमण किया है। एक सेना जो है सर सैमुअल ब्राउन के नेतृत्व में खैबर के दर्रे से घुसी, दूसरी सेना मेजर रॉबर्ट्स के नेतृत्व में खुर्रम की घाटी से घुसी। ठीक, और तीसरी सेना जो है जनरल स्टुअर्ट के नेतृत्व में बोलन दर्रे से घुसी। ठीक है, ये सब आप मैप में जरूर खोजेंगे, आपका ये काम रहेगा कि एक बार आप जाएंगे। ठीक है, आप अभी का जो मैप है अफगानिस्तान का वो खोलेंगे। ठीक, और उसको जो है आप देखेंगे कि खैबर दर्रा कहाँ पे है। ठीक, और जो भी मैंने बोला है वो सर आप देखेंगे। ठीक है, खैबर दर्रा है या फिर खुर्रम की घाटी है, ठीक, बोलन दर्रा है, ये सब आप खोजेंगे तब आपको थोड़ा सा दिमाग खुलेगा कि किधर किधर से 3 तरफ से कैसे जो है अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को घेर लिया। अब शेर अली जो है रूसी तुर्कमेनिस्तान जो था वो रूस का ही पार्ट था, तुर्कमेनिस्तान की ओर भाग गया। अब उसने क्या किया, मैंने आपको तुर्कमेनिस्तान दिखाया मैप में, अब उधर भाग गया। अब क्योंकि अब 3 तरफ से हमला हो गया तो वो बोला कि अब तो जीतने वाले हैं नहीं, भागो यहाँ से। कंधार पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। ठीक है, शेर अली के पुत्र याकूब खान ने अंग्रेजों से गंडमक की संधि कर ली। ठीक है, गंडमक की संधि कर ली, इसके बारे में बात करेंगे। अब इस संधि के पश्चात जो है कुछ समय तक शांति बनी रही। ठीक, अब ये युद्ध हो गया, हार गए, भाग गया वो। शेर अली बोला, शेर हमारा तो खामखा का नाम रख दिया माँ बाप ने, भाई हम शेर उड़ है नहीं, हम लड़े उड़ेंगे नहीं, भागो भाई भागो यहाँ से। अब रूस की तरफ भागते हैं, वही बचा सकता हमको। ठीक है, तो अब उसके बेटे के साथ याकूब खान के साथ जो है अंग्रेजों ने गंडमक की संधि कर ली। अब इस संधि के पश्चात जो है कुछ समय तक तो शांति बनी रही। कावा नगरी ने काबुल में राजदूत का पद संभाला। ठीक है, संभाल लिया, लेकिन 1879 में काबुल में विद्रोह हो गया। ठीक, अब 1878 में तो ये सब चीजें हुई, अब 1879 में काबुल में फिर से विद्रोह हो गया। अंग्रेजों ने विद्रोह दबा दिया और दोस्त मोहम्मद के नाती, ठीक है, दोस्त मोहम्मद की हम लोग बात करें 1839, और उसका नाती है अफजल खां और उसका पुत्र है अब्दुल रहमान, उससे संधि करके उसे अफगानिस्तान का शासक बना दिया। ठीक है, बोला कि भाई अब इस सबको हटाओ, याकूब खान को हटाओ, शेर अली भाग ही गया है, अब इन लोगों को हटाओ। दोस्त मोहम्मद कहीं हमारा जो है वफादार हुआ करता था, उसका नाती अफजल खां है और उसका पुत्र है अब्दुल रहमान, सालो उसको लेके आओ, उसको अब अफगानिस्तान का हम लोग शासक बनाएंगे। और उसको शासक बना दिया। और गंडमक की संधि के बारे में बात कर लेते हैं, जो किसके साथ हुआ, याकूब खान के साथ हुआ। ठीक है, अब देखिए गंडमक की संधि जो है 1879 ईस्वी में हुई। ठीक है,
1879 समझ रहे ना, 1879 ऐसे यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो मई 1879 में अंग्रेजों और याकूब खान के बीच जो है गणमत की संधि हुई। याकूब खान ने गणमत, देख रहे हैं ये सब बैठे हुए हैं, ठीक, और ये सी संधि के तहत ही बैठे हुए बात करने के लिए। अब जो है याकूब खान ने क्या क्या चीजें जो है स्वीकारी उसके बारे में बात करते हैं। याकूब खान ने गणमत की संधि में एक ब्रिटिश रेजिडेंस जो है रखना जो है अपने यहाँ तय कर लिया, तथा हेरात का जो क्षेत्र है, अन्य जो सीमावर्ती नगर है उसमें अंग्रेजी प्रतिनिधि रखना भी स्वीकार कर लिया। उसने अंग्रेजों से परामर्श के बिना किसी विदेशी व्यक्ति से संपर्क स्थापित नहीं करना भी स्वीकार कर लिया। याकूब खान ने खुर्रम दर्रे पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया, बोला भाई ये तुम्हारा ले जाओ। और बोलन दर्रा है उसके निकट पिशीन तथा सीबी नामक 2 जिले हैं, वो भी अंग्रेजों को दे दिए। गंडमक की संधि के तहत अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के अमीर को 6 लाख रुपए वार्षिक देना तथा अफगानिस्तान की सुरक्षा का वचन दिया। इस संधि ने भारत का वायसराय लॉर्ड लिट्टन, ठीक है, तथा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उस समय बेंजामिन डिज़राइली, ठीक है, ये दोनों जो है काफी खुश हुए इस संधि से। अब लिट्टन की अफगान नीति के बारे में बात कर लेते हैं। यही है लॉर्ड लिट्टन, ठीक है। 1876 से लेकर 1880 का कार्यकाल है। इसका कार्यकाल याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछता है, ठीक है, कि लॉर्ड लिट्टन किस काल में थे, ऐसे, ठीक है। तो अब जो है इसकी बात करते हैं इसकी नीति की, ठीक है। अफगानिस्तान के प्रति हम लोगों ने पहले ऑकलैंड की नीति के बारे में बात किया था, अब इसकी नीति के बारे में। तो लॉर्ड लिट्टन जो है 1876 में लॉर्ड लिट्टन भारत का वायसराय बना। उसके शासनकाल में भारत की जो ब्रिटिश सरकार है उसका जो है निश्चित और स्पष्ट विदेश नीति को क्रियान्वित किया गया। लिट्टन भारत में डिज़राइली द्वारा, जो उस समय प्रधानमंत्री था, उसी के द्वारा जो है नियुक्त किया गया था, ठीक है। डिज़राइली की नीति गौरवपूर्ण, मतलब स्प्लेंडिड आइसोलेशन कहते हैं इसको, पार्थक्य, गौरवपूर्ण पार्थक्य, वैज्ञानिक सीमाओं और अपने प्रभाव यानी इम्पैक्ट क्षेत्रों को कायम रखने की जो थी उसकी नीति, ठीक है, कि हम ऐसा करेंगे कि भाई एक तो हमारा जो है मतलब रहना चाहिए कि हम सबसे शक्तिशाली हैं, एकदम गौरवपूर्ण हमारा इतिहास है, ठीक है, और वैज्ञानिक सीमाएं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसा कि ऐसा सीमा होना चाहिए जिससे हमको फायदा हो, ठीक है, मतलब हमारे नजरिए से वैज्ञानिक होना चाहिए, ठीक है, और अपने प्रभाव जो इम्पैक्ट क्षेत्र है उस पे जो है कंट्रोल रहना चाहिए। डिज़राइली अफगानिस्तान के साथ संबंधों को अनिश्चिततापूर्ण बनाए रखने के पक्ष में नहीं था, इसलिए उसने लिट्टन को भारत में यह स्पष्ट आदेश देकर भेजा था कि वह अफगानिस्तान के अमीर के साथ निश्चित, समानांतर और व्यवहारिक संधि स्थापित करे। उसी के आदेश पर लिट्टन ने अफगानिस्तान के अमीर से यह मांग की कि वह अपने देश में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखे, लेकिन अफगानिस्तान के अमीर ने अनेक कारणों से ब्रिटिश रेजिडेंट को रखने से इनकार कर दिया और अंततः लॉर्ड लिट्टन को अफगानिस्तान के साथ जो है युद्ध करना पड़ा, और युद्ध के बाद वही हुआ। लिट्टन की अफगान नीति गंभीरतापूर्वक निर्धारित हुई थी और उसका क्रियान्वयन, ठीक है, भी दक्षता पूर्वक हुआ, ठीक, लेकिन उसमें एकमात्र दोष था। अब वो दोष क्या था? काबुल में एक अस्थायी अंग्रेजी रेजिडेंट रखने की जिद थी, और इसी दोष से लिट्टन की नीति और स्वयं लिट्टन तथा डिज़राइली के सर्वनाश का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ, ठीक, इसी जिद ने कि हम वहां पे रेजिडेंट रखेंगे काबुल में। अब आता है वो टाइम जो होता है तृतीय एंग्लो अफगान युद्ध 1919, ठीक। और 1919 का काल अगर मैं बोलता हूं तो आपको याद आता होगा कि प्रथम युद्ध जो हुआ था, विश्व युद्ध, वो 1919 में ही समाप्त हुआ था, ठीक है, और इसी साल जो है युद्ध करना पड़ा किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। किसको? अंग्रेजों को। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं, ठीक। 1884 में जब रूस ने अफगानिस्तान की सीमा पर मर्ब पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है, अफगानिस्तान का सीमा पड़ता था मर्ब, उस पे अपना अधिकार कर लिया, अब देखेंगे तुर्कमेनिस्तान की तरफ, ठीक है, तब ब्रिटिश सरकार जो है चिंतित हो गई, बोला अफगानिस्तान पे जो है उधर से कब्जा कर रहा है। अब ब्रिटिश सरकार ने इस बात के लिए प्रयत्नशील, मतलब थोड़ा सा कोशिश करने लगी कि रूस और अफगानिस्तान की सीमा का जो है निर्धारण हो जाए पहले, ठीक। भले ही उसने मर्ब पे अपना ये कर लिया है, कब्जा कर लिया है, लेकिन रूस और अफगानिस्तान की सीमा का जो है निर्धारण कर देते हैं। लेकिन रूस और अफगानिस्तान के बीच निश्चित सीमा के निर्धारण के क्रम में दोनों पक्षों के बीच पजदेह,
पंजदेह मामले को लेकर युद्ध का माहौल उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब्दुल रहमान अंग्रेजों का संरक्षित था, ठीक, अफगानिस्तान में, इसलिए इस स्थिति में अंग्रेजों और रूस के बीच जो है युद्ध का संकट उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब मतलब अफगानिस्तान के साथ जो है रूस का संकट हो, मतलब रूस के साथ युद्ध छिड़ने वाला था। अब जो अब्दुल रहमान था वो संरक्षण में था, किसके? अंग्रेजों के। तो अब इस कारण अंग्रेजों को भी कूदना पड़ता बीच में। तब अंग्रेजों के बीच और रशिया के बीच, रूस के बीच जो है युद्ध जो है अब होना तय था। अब जो है, अब मामला क्या हुआ कि इस स्थिति में अंग्रेजों और रूस का जो युद्ध होने वाला था उसमें भारत का तत्कालीन जो वायसराय था लॉर्ड डफरिन, उस समय लॉर्ड डफरिन था, ठीक है, 1884, उसकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता की तारीफ की जाएगी तथा अब्दुल रहमान के व्यवहारिक ज्ञान के कारण युद्ध का संकट जो है टल गया। ठीक, उसने जो है बातचीत की और बातचीत से है इस युद्ध को जो है टाल लिया। ठीक, इसी बीच अब्दुल रहमान ने यह घोषणा कर दी कि उसे यह निश्चित रूप से नहीं मालूम है कि पंजदेह अफगानिस्तान का हिस्सा है या नहीं, और इसके साथ ही उसने यह भी कह दिया कि यदि पंजदेह की क्षतिपूर्ति किसी अन्य क्षेत्र से कर दी जाए तो वो पंजदेह पर अपना अधिकार छोड़ देगा। जुलाई 1887 का टाइम आता है। ठीक, 1887, 84 में ये सब बातें हो गई। अब 1887 में अफगानिस्तान की जो उत्तरी सीमा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जो तुर्कमेनिस्तान इन सब से लगता है, जो उस समय रशिया था, उत्तरी सीमा के संबंध में रूस, ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार तथा अफगानिस्तान के बीच एक समझौता हो गया। पंजदेह पर रूस का आधिपत्य स्वीकार कर लिया गया, बोला गया ठीक है रूस का है वो, जबकि जुल्फिकार दर्रे पर अफगानिस्तान का आधिपत्य स्वीकार कर लिया गया। पंजदेह के मामले को लेकर उत्पन्न संकट का माहौल तो 1887 के समझौते से टल गया, लेकिन इस स्थिति में भारत सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ा। देशी रियासतों के शासकों के साथ मिलकर अंग्रेजी सरकार ने इंपीरियल सर्विस ट्रूप्स की स्थापना की। इस अफगानिस्तान मतलब इधर अफगानिस्तान के अमीर का जो है रावलपिंडी में स्वागत हो रहा था। रावलपिंडी मतलब पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, और उधर जो है रूस पूरब की ओर, ठीक, अपने विस्तार में लगा हुआ था। 1895 में रूस ने यानी रशिया ने पामीर पर अधिकार कर लिया, और इसी वर्ष एंग्लो रशियन कन्वेंशन यानी एंग्लो रूसी समझौता जो है उसके अनुसार ऑक्सस नदी को रूस की दक्षिणी सीमा मान लिया गया। ठीक, ऑक्सस नदी, अब मान लीजिए कि ये रशिया है इतना बड़ा, और ये पार्ट भी पहले रशिया ही था, ठीक है, और इधर आपका अफगानिस्तान हो गया। ठीक, तो अब जो मतलब दक्षिणी सीमा होगी वो इधर चीन हो गया, ठीक है, मंगोल हो गया बीच में। तो अब दक्षिणी सीमा क्या कहेंगे, नीचे की तरफ जो है दक्षिणी सीमा, तो नीचे की तरफ क्या था, नदी थी, ठीक है, पामीर पे अधिकार कर लिया था, और रूस का जो है दक्षिणी सीमा ऑक्सस नदी को मान लिया गया। ठीक है, यहीं कहीं पे ऑक्सस नदी है, एक बार उसको भी सर्च कर लेंगे, ठीक है, आप मैप के ऊपर सर्च कर लेंगे, तो उसको दक्षिणी सीमा मान लिया गया। अब 1905 में रूस जो है जापान के साथ युद्ध में उलझ गया, ठीक है, जबकि जापान से हार गया था रूस। ठीक, और 1907 में ब्रिटेन तथा रूस के बीच जो है समझौता होने के बाद दोनों पक्षों के बीच जो है फ्रेंडशिप हो गया, ठीक है, फ्रेंडशिप स्थापित हो गया, ठीक, ब्रिटेन और रशिया के बीच। तो ये जो है सिचुएशन इस समय तक थी 1907 तक। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है अफगानिस्तान ने मतलब विदेशी जो मामला था उसमें स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। अब कैसे प्राप्त किया, 1907 में समझौता करने के लिए मतलब करने के समय अफगानिस्तान के अमीर हबीबुल्ला से विचार विमर्श नहीं किया गया। इससे एंग्लो अफगान संबंध में जो है खटास उत्पन्न हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा उकसाने पर अफगानिस्तान के अमीर ने भारत के तटवर्ती क्षेत्र जो था उस पर आक्रमण कर दिया, लेकिन यह युद्ध जो है उसमें जो है हबीबुल्ला परास्त हो गया। 1921 में दोनों पक्षों के बीच एक संधि स्थापित हो गई। 1922 में इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच दूतावास संबंध स्थापित किए गए, ठीक है, कि आप हमारे यहाँ दूत रहेंगे और तुम्हारे यहाँ भी हमारा दूत रहेगा, ठीक, ऐसा हो गया। अब इस समय एंग्लो अफगान संघर्ष जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। ठीक, तो इस तरह जो है तृतीय अफगान युद्ध हुआ, जिसमें जो है हबीबुल्ला क्या हुआ, हबीबुल्ला हार गया। ठीक है, तो हबीबुल्ला जब हार गया 1919 में उसने स्टार्ट किया और 1921 तक वो हार गया, और इस युद्ध को जो है मतलब समाप्त किया गया, एक संधि कर ली गई, जिसके संधि के तहत जो है दोनों जगह दूतावास
खोले गए। ठीक, तो इससे क्या हुआ, अफगानिस्तान को जो है अपने विदेशी मामलों में स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। अब बात करते हैं ब्रिटिश भारत और उत्तर पश्चिम सीमावर्ती प्रदेश के बारे में। ठीक है, कि किस तरह क्या क्या चीजें हुए। तो मैं जो इतनी देर से यूएसएसआर कह रहा हूँ वो यही क्षेत्र था। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ये सब जो अभी आप देश देख रहे हैं, ठीक, ये सब देश जो है यूएसएसआर का पार्ट था। ठीक है, इधर पर्शिया जो ईरान का पार्ट है, यानी फारस कहते हैं इसको, कंधार, ठीक है, अफगानिस्तान हेरात, ठीक, काबुल और ये सब जो है दर्रा, पेशावर वगैरह आप देख लेंगे। ठीक, कंधार ये रहा आपका। ठीक, और यहाँ तक था ब्रिटिश इंडिया पूरा। ठीक, जो अभी पाकिस्तान का पार्ट है, यहाँ तक ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, और ये इंडिया पूरा, समझ गए। तो अब बात करते हैं ब्रिटिश भारत उत्तर पश्चिम सीमावर्ती प्रदेश। भारत, देखिए, बाद के भारतीय शासकों ने जो है वैज्ञानिक सीमावर्ती क्षेत्र यानी सरहद की खोज में सिंधु और अफगानिस्तान के बीच जो है स्थित इस क्षेत्र को तक पहुंचने के प्रयास किए। सिंध विजय आपको पता है 1848 में हुआ। पंजाब के साथ जो है, मतलब पंजाब का सम्मेलन जो हुआ ब्रिटिश भारत में, वो 1849 में हुआ। ठीक, विलय जिसको कहेंगे। ब्रिटिश सीमाओं को सिंधु से पार तक विस्तारित कर दिया गया। ये सिंधु नदी आप देख रहे हैं, इससे पार तक जो है ब्रिटिश सीमा विस्तारित कर दिया गया। ठीक है, जिससे वे बलूच और पठान जनजातियों के संपर्क में आ गए। ठीक है, बलूचिस्तान आप देख रहे हैं, ये सब जो क्षेत्र है बलूचिस्तान का है। ठीक, तो जनजातियों के संपर्क में आ गए जो अधिकतर स्वतंत्र थे, लेकिन अफगानिस्तान के अमीर उन पर साधारण अधिराज्यत्व होने का दावा करते थे। मतलब कहते थे कि भाई ये सब जो है हमारा क्षेत्र है। ठीक, अफगानिस्तान के अमीर कहते थे। 1891 से 92 के दौरान ब्रिटिश क्षेत्र गिलगित घाटी में हंजा नागर, जिन्होंने चित्राल के साथ प्रभावशाली संचार कायम किया, ने अब्दुल रहमान जो अफगानिस्तान का अमीर था उससे भयभीत था। ठीक है, और मतलब अब्दुल रहमान जो है वो इस बात से भयभीत था कि कहीं ब्रिटिश जो है हमारे तक न आ जाए। ठीक, थोड़ा इसको फिर से समझते हैं। देखिए, 1891 से 92 के दौरान जो है ब्रिटिश क्षेत्र गिलगित घाटी में हंजा नागर, ठीक, जिन्होंने मतलब चित्रताल के साथ प्रभावशाली संचार कायम किया। अब इससे जो है अब्दुल रहमान यानी अफगानिस्तान का अमीर जो है वो भयभीत हो गया और सतर्क भी हो गया। अंततः अफगान और ब्रिटिश क्षेत्रों के बीच डुरंडू, ये जो आप देख रहे हैं सीमा, ठीक, इसको डुरंड लाइन कहते हैं। ठीक है, डुरंडू लाइन जो है खींचा गया, डुरंड लाइन कहते हैं। ठीक, सीमा खींच दिया गया और समझौता किया गया। ठीक है, अमीर को कुछ जिले जो है, अफगान के अमीर को कुछ जिले प्राप्त हुए और उसकी सब्सिडी को बढ़ा दिया गया। लेकिन डुरंड समझौता जिसको कहते हैं, जो 1893 में हुआ, ठीक है, 1893 में, इसके तहत जो है शांति कायम रखने में ये असफल रहा। ये समझौता जो है, ये समझौता तो हुआ लेकिन शांति नहीं बनी रही ब्रिटिश और अफगानिस्तान के बीच। जैसा कि हम लोग देखते हैं 1919 में जो है तीसरा अफगान युद्ध होता है। ठीक, और जल्द ही वहां जनजातीय विद्रोह हो गया। इसे रोकने के लिए चित्राल में एक स्थायी ब्रिटिश सैन्य दुर्ग स्थापित किया गया और मलकंद दर्रा की निगरानी और रक्षा के लिए सेना तैनात जो है कर दी गई ब्रिटिश साम्राज्य के तरफ से। ठीक है, लेकिन जनजातीय विद्रोह जो है 1898 तक होते रहे। अब हम लोग बात करें थोड़ा सा कर्जन के टाइम का। ठीक है, तो कर्जन जो है 1899 से 1905 के बीच रहा। ठीक है, भारत का वायसराय। इसने क्या किया कि निर्लिप्तता यानी नॉन इंटरवेंशन, यानी किसी भी तरह से हम तुम्हारे इसमें जो है आंतरिक मामलों में इंटरवेन नहीं करेंगे, और केंद्रीकरण कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन की नीति का अनुसरण किया। ब्रिटिश सेनाओं को जटिल क्षेत्र से वापस बुला लिया। ठीक है, जो अब तैनाती हो चुकी थी इधर, वहां से वापस बुला लिया और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षित और निर्देशित जनजातीय लोगों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। मतलब वहां पे अब ब्रिटिश सेना को तो वापस बुला लिया गया, लेकिन जो वहां पे जनजातीय थी, जो सेना तैयार की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, अब उसको यहाँ पे लगा दिया गया। बोला गया तुम जो है अब इस सीमा की रक्षा करो। ठीक है, तुम लोग समझ गए। उन्होंने जनजातियों को शांति बनाए रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया। बोला कि शांति बनाए रखना, झगड़ा वगैरह मत करना। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार यानी पूर्व में यह पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर के नियंत्रण में था, कंट्रोल में था, उसके नियंत्रण कंट्रोल से उत्तर पश्चिम सीमावर्ती जो है NWFP का सृजन हुआ।
कुल मिलाकर कर्जन की नीतियों के परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिमी सीमा जो है वो शांति कायम हो गई। कभी कभी जनजातीय विद्रोह यहाँ पे होते रहे, निरंतर शांत दशाएं बनी रही। जनवरी 1932 में, ठीक है, जब ये सब अफगान का युद्ध खत्म हो गया, प्रथम विश्व युद्ध भी खत्म हो गया, यह घोषणा की गई कि NWFP, ठीक, यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंट जो प्रोविंस है, ठीक, NWFP को गवर्नर के प्रांत के तौर पर गठित किया जाएगा। ठीक है, तो उसको फिर वहां पे एक गवर्नर भेज दिया गया। ठीक है, 1947 से प्रांत पाकिस्तान से संबंधित है। ठीक, अब ये प्रांत जो है ये पाकिस्तान हो गया 1947 के बाद। ठीक, तो ये पहले गवर्नर के अंदर आता था। अब कुछ प्रमुख विचार भी है उसके ऊपर, ये चैप्टर अब खत्म होने वाला है। ठीक है, जॉन सीले कहते हैं कि हमने भारत का अंधाधुंध अधिग्रहण किया, अंग्रेजों द्वारा बेहद अनजाने में तथा संयोगवश की गई भारत विजय में कुछ महान नहीं था। पर्सिवल स्पीयर कहते हैं कि क्लाइव संस्थापक नहीं था अपितु भविष्य का अग्रदूत था। ठीक है, वह साम्राज्य का योजनाकार नहीं था अपितु प्रयोग करता था जिसने संभावनाओं को तलाशा, और क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था। ठीक, इस बात पे उसने कहा। ठीक, तो कभी कभी विचार पूछ लेता है, मतलब ये आपको स्टेटमेंट देगा और पूछ लेगा कि ये किसने कहा था। तो सिडनी जे ओवेन कहते हैं कि वेलेस्ली ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को भारत के ब्रिटिश साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। भारत में राजनीतिक शक्तियों में से एक कंपनी भारत में सर्वोच्च शक्ति बन गई और पूरे देश को इसके संरक्षित राज्य माना गया। ठीक है, वेलेस्ली के समय से आगे भारत की रक्षा कंपनी की जिम्मेदारी थी। वहीं हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान में कहा गया है कि टीपू सुल्तान की असफलता उसका दुखद अंत था और उपमहाद्वीप के लिए उसकी हार दुखद घटना त्रासदी थी, जिसका अर्थ स्वतंत्रता के संघर्ष के प्रथम चरण का अंत था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको ब्रिटिश राज में तिब्बत अफगानिस्तान के साथ अंग्रेजों के संबंध के बारे में सारी जानकारी जो है मिल गई होगी। थोड़ा सा आपको लास्ट का पार्ट हो सकता है कि समझ में ना आया हो, तो अगर आपको कुछ भी उसमें ऐसा लग रहा हो कि समझ में ना हो तो कमेंट में पूछिए। ठीक है, या फिर मैं कमेंट में बता दूंगा या किसी भी तरह से वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी आप बार बार अगर आप दोहरा के उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कमेंट में जरूर पूछिए, और हर पहलू को मैंने समझाने की कोशिश की है ताकि आपको कोई भी दुविधा ना रहे। यह विषय जो है भारतीय इतिहास को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जानते रहिए।